हेलो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक सिनेमैटिक वीडियो को बनाया जाता है, क्या क्या स्टेप्स प्री प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे लोकेशन पर जाके शूट करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पर आइए पहले देखते हैं कि किस वीडियो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये तो था छोटा सा स्निपेट जिस वीडियो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पर अगर ये वीडियो आपको पूरा देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ज़रूर डाल दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुखनीत सिंह। मैंने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है, सिनेमेटोग्राफी की है और इसको एडिट भी किया है। तो इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हु एंड वाई, सेकेंड प्लानिंग, थर्ड लाइटिंग, फोर्थ डायरेक्शन, फिफ्थ इज अबाउट गियर एंड सिक्स्थ इज ऑडियो। आइए स्टार्ट करते हैं हु एंड वाई से। मतलब कि वीडियो किसने बनाया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और हमने वीडियो क्यों बनाया। तो टू आंसर कि हमने क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग उस वक्त कर नहीं रहे थे क्योंकि लॉकडाउन आने वाला था। हमें एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मन था बहुत टाइम से, एंड वी ऑल्सो वांटेड कि वो थोड़ा सा कमर्शियल जैसे लुक में भी दिखे। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल लुक को बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर सिनेमैटिक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े मुस्तफ़ा, जो मेरे खुद के जिम के ट्रेनर हैं, एंड बिकॉज ही ओन द जिम, तो हमारे पास लोकेशन की भी प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके साथ में वेखीजा की टीम की तरफ से थे राजीव, जिसने हमें लाइटिंग में साथ दिया, और साथ में थे अभिषेक पोरवाल, जिसने हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट से लेके बिहाइंड द सीन शूट करने में हेल्प किया। अदर इंपॉर्टेंट मेंबर वो थी अश्विनी, जिसने एक फीमेल कैरेक्टर का इसमें रोल निभाया। मैंने आपको टीम मेंबर्स के बारे में इसलिए बताया सो दैट जब मैं डायरेक्शन के टॉपिक में होऊंगा तो मैं आपको बता सकूंगा कि हर टीम मेंबर ने अपना रोल कैसे निभाया। तो आइए बात करते हैं प्लानिंग की। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे वीडियो प्रोसेस में, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग ख़राब होगी तो आपका पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा। प्लानिंग करते टाइम हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि कैसे हमारा वीडियो शूट होगा, उसकी स्टोरी लाइन क्या रहने वाली है, कौन सा शॉट कब लेना है, कौन से एक्टर को कब रेडी रहना है। और ऑल्सो जब प्लानिंग आप सही से करते हो ना दोस्तों, तो आपको पता लगता है कि क्या कॉस्ट्यूम्स चाहिए, क्या इक्विपमेंट लगने वाले हैं, और बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं जो आपको पहले से ही पता रहेंगी कि मुझे लेके जाना है। जैसे कि हमारे में एक शॉट था जहाँ अश्विनी ने पंचिंग बैग को पुश करना था, तो वहाँ से एक धूल सी निकलती है, बट वो धूल एग्जिस्ट नहीं करती जिम में, बट वो ड्रामेटिक बनाने के लिए हमें एक पाउडर लेके आना था। तो हमारी वो स्क्रीन प्ले में लिखा होना चाहिए या हमारे प्लानिंग में लिखा होना चाहिए कि वो पाउडर वहाँ पे चाहिए, सो दैट जब आप शूट करने जाओ तो ये सब चीज़ें आपके पास पहले से हों। सेकेंडली, आपकी प्लानिंग में ये होना चाहिए कि शॉट्स कब और कैसे होंगे। लाइक कब एक वाइड शॉट होगा, कब एक मिड शॉट होगा, ये सब आपके प्लान में होना चाहिए। एंड इसमें पार्ट आता है स्क्रीन प्ले का। स्क्रीन प्ले दिखाता हूँ दोस्तों मैं कैसे लिखता हूँ, कि आपके सामने ये एक एक्सेल शीट है जिसमें पूरी तरीके से शॉट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा शॉट कब होगा, नेक्स्ट शॉट क्या है, उसके बाद में शॉट को कैसे लेना है, प्रेफरेबल एंगल क्या है। और ये जो शीट होती है ना, जब आप एक शूट में होते हो तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम क्रंच होता है, कभी आपको बहुत सारे शॉट्स लेने होते हैं, तो आपके पास जब ये स्क्रीन प्ले होता है ना, तो आप कुछ भूलते नहीं हो। ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। कभी कभी इतना प्रेशर होता है कि हाँ शूट ख़त्म करना है क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, या लेट नहीं हो रहा है तो किसी लोकेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम है जितने पे हमें वो शूट ख़त्म करना है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वो प्रेशर बिल्ड होने लगता है, और इस प्रेशर में आपको स्क्रीन प्ले हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोकेशन पे जाके ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, कभी कभी चेंज करना पड़ता है, लोकेशन वैसी होती है, टाइम वैसा होता है, बट फिर भी आपको पहले से अगर लिखा हो ना ये प्लानिंग में, तो आपके लिए एक बैकबोन पहले से बना रहता है। और इसके बाद प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ऑडियो, कि जो आपका एक पूरा वीडियो रहने वाला है उसके पीछे ऑडियो कौन सा प्ले होगा, उसकी टोन क्या है, उसका वाइब क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। बिकॉज उसी के बेसिस पे तब डिसाइड करोगे ना कि आपके शॉट कैसे लेने हैं, कि आपके शॉट एकदम फास्ट मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे या स्लो मोशंस होंगे। तो ये सब ऑडियो, उसकी बीट, उसकी एनर्जी आपको बताएगा। प्लानिंग तो हो गई, अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे शूट पे। Let there be more streaming of energy. Let it flow. Let it make you fly in the universe of aspiration.
Say yes to the tremendous freedom with no strings attached. The sky has no limits, nor should you. शूट पे जाके पहला स्टेप ये रहता है कि सीन को लाइट अप करना है। जो हमने किया, हमने एक बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किया है की लाइट का और एक रिम लाइट का। की लाइट वो होती है जो एक सामने से ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पड़ रही होती है एंड यूजली वो उसको लिट अप करती है। सिनेमैटिक करने के लिए थोड़ा सा आप उसको साइड से डाल सकते हैं। और रिम लाइट वो होती है जो आपके ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर रही होती है। वो यूजली साइड से होती है सो दैट आपके वो नेक रीजन को, हेयर्स को या शोल्डर्स को सेपरेट करती है बैकग्राउंड से। और इसके साथ साथ आप रिम लाइट को बैकग्राउंड क्रिएट करने में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्मोक मशीन को यूज़ किया है जो एक फॉग क्रिएट कर रहा है और उस फॉग के पीछे से हमने लाइट डाली है जो उस फॉग को भी लिट अप कर रही है और पूरे बैकग्राउंड को स्मज कर रही है और एक वो डिफरेंट सा फील दे रहा है पूरे वीडियो में। और इसके साथ साथ हमने कलर्ड लाइट का भी यूज़ किया है बैकग्राउंड में। ये एक एस्थेटिक रीज़न की वजह से था क्योंकि बहुत सारे मैंने जिम के वीडियोस देखे थे, यूजुअली वो बहुत सारे डार्क एनवायरनमेंट में होते थे। तो हमें ये था कि हम एक मोटिवेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो उसका लुक एंड फील थोड़ा सा डिफरेंट रखें, इसलिए हमने कलर्ड लाइट का भी यूज़ किया है। पर अगर आप देखोगे कि उसको भी एक सिस्टमेटिक वे से यूज़ किया है। जैसे कि आप देखोगे कि मुस्तफ़ा के पीछे हमेशा रेड लाइट है और अश्विनी के पीछे हमेशा ब्लू लाइट है। तो एक सिग्निफिकेंस क्रिएट कर रहा है कि कैसे एक सीन सेपरेटेड आउट है। तो एक अननोइंगली व्यूअर के माइंड में ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और जैसे कि अश्विनी ने यहाँ पे रेड टॉप पहना हुआ है तो उसके पीछे से अगर ब्लू लाइट बैकग्राउंड में आता है तो वो एक कंट्रास्ट क्रिएट करता है सीन में। और अगले टॉपिक में जाने के पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा और वो है प्रैक्टिकल लाइट्स, यानी कि वो लाइट जो लोकेशन में पहले से हैं। जैसे कि जिम में ट्यूबलाइट्स वगैरह होते हैं ना, तो इनको आप स्विच ऑफ कर दो क्योंकि ये लाइट्स इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं। आपके कैमरे में फ्लिकर आ सकता है, तो जब आप एडिट करने बैठोगे तो हो सकता है तब तक बहुत लेट हो जाए और आप कुछ ना कर सको। अच्छा, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कहें कि भाई हमारे पास उतनी लाइट्स ही नहीं है, हम कैसे करेंगे फिर शूट। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि आप दिन में शूट करो। जब आप दिन में शूट करते हो तो कोशिश करो कि लाइट सिर्फ एक ही तरफ से आ रही हो जो आपका की लाइट का काम करेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब प्रैक्टिकल लाइट्स एनवायरनमेंट में नहीं होंगी, वो स्विच ऑफ होंगी, तो आप नेचुरल डे लाइट की वजह से अच्छा शूट कर पाओगे। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप छोटी मोटी एलईडी लाइट तो ज़रूर ले लो क्योंकि लाइट्स की वजह से प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो आइए बात करते हैं डायरेक्शन की। जब मैं ये शूट कर रहा था तो मैंने इंश्योर किया था कि स्क्रीन पे सब लोगों ने देखा हो। अगर नहीं भी देखा तो जब मैंने शूट शुरू किया तो मैंने सारे सीन्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था उन लोगों को, सो दैट जब आपका एक्टर कुछ एक्ट कर रहा हो तो उसको ब्रॉडर व्यू के बारे में पता हो, उनको पता हो कि वो क्यों ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सीन्स होते हैं और पूरा आइडिया एक डायरेक्टर के माइंड में होता है। तो ये आइडिया आपके एक्टर को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। टाइम लगता है, कभी कभी रीटेक्स होते हैं, बट दैट्स ओके। आपको अपना पेशेंस शो करना होगा, पर जो आपका पूरा प्लान है उसके साथ ज़रूर रहना होगा। एंड इसके साथ ही जो आपकी स्टोरी लाइन है, जो आपका सिनेमैटिक वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी है, उसमें ये वाइड शॉट्स, मिड शॉट्स और क्लोजअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सो दैट आप इनके थ्रू भी एक जो स्टोरी लाइन है आप उसको कन्वे कर रहे हो अपनी ऑडियंस को। तो जैसे कि मेरे शॉट्स में आप देख रहे हो कि मैंने पहले वाइड शॉट लिया हुआ है। जो वाइड शॉट होता है वो पूरी सीन के बारे में ऑडियंस को एक व्यू दे देता है कि उसमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे लोग हैं, वो क्या एक्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो जो एक एक्ट कर रहे हैं उसको और इंटेंसली दिखाने के लिए मैंने उस पर क्लोजअप शॉट लिया हुआ है। तो ज़्यादातर वीडियो में वाइड क्लोजअप का मिक्स है। एंड इसके बाद में एनर्जी को और ज़्यादा दिखाने के लिए मैंने हैंड हेल्ड शूट किया हुआ है। तो कहीं कहीं पे देखोगे कि गिम्बल होने के बावजूद भी हमने वहाँ पे हैंड हेल्ड शूट किया क्योंकि हमें वहाँ पे एनर्जी दिखानी थी। ऐसे ही कहीं कहीं पे आप शॉट्स देखोगे कि हमने जो इक्विपमेंट जो वो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ कैमरा मूव किया हुआ है। तो वो एक क्रिएटिव वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने स्क्रीन प्ले में, अपनी स्टोरी लाइन में इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट आपकी ऑडियंस को वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आए और वीडियो और ज़्यादा सिनेमैटिक निकल के आए। इसके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब आप लाइट्स वाला शूट करते हो तो जनरली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम को बचाने के लिए आपकी जो टीम है वो बहुत स्किल्ड होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि की लाइट क्या होता है, रिम लाइट क्या होता है, फिल लाइट क्या होता है। तो आप जब भी शूट पे जाओ तो अपनी टीम से पहले से बात करके रखो कि हमें जो शॉट्स लेने हैं उसके पीछे ऐसी लाइटिंग का पूरा प्लान है, सो दैट जब आप शॉट ले रहे हो तो पूरी तरह से क्लैरिटी हो टीम के बीच में।
जैसे हमारे केस में राजीव हैं जो 12 साल एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में, तो सिनेमेटोग्राफी को ध्यान में रखते हुए उनको पहले से पता होता है कि लाइट को कहाँ रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ऐसे ही अभिषेक, क्योंकि वो स्टार्टिंग से काम कर रहा है हमारे साथ, तो उसको पता है कि सीन में कौन सी चीज़ें दिखनी चाहिए, कौन सी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कि स्मोक मशीन कभी कभी पीछे फ्रेम में आ जाता है, तो ही टेक्स केयर ऑफ कि वो कहाँ पे रखेगा, लाइट से कितना दूर रखेगा, सो दैट जो राजीव ने एक लाइट रखी है उसके सामने से स्मोक निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, और क्या वो स्मोक मशीन कैमरा में तो नहीं आ रही है। तो ये जो आपकी टीम के साथ में बॉन्डिंग है और जो आपकी टीम जैसे काम कर रही है, उससे आपका टाइम बहुत बचता है शूट में। और आइए अब बात करते हैं गियर्स की। बहुत लोग पूछते हैं यार कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा लेंस यूज़ करते हो। तो आप सब लोग को बताऊंगा मैं हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया है, पर एक चीज़ इससे पहले बताना चाहूँगा, कैमरा मैटर नहीं करता है किसी भी वीडियो में। कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उसके बाद आपकी सिनेमेटोग्राफी, आपका डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। कैमरा आप कोई भी यूज़ कर लो, नॉर्मल ऑडियंस को नहीं समझ आता है कि कौन सा कैमरा यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है। तो जो हमने यूज़ किया है वो है सोनी का A7 III कैमरा विद 35mm लेंस। ये फुल फ्रेम कैमरा है एंड 35mm लेंस 1.4 अपर्चर तक सपोर्ट करता है, तो जिसकी वजह से लो लाइट में शॉट लेना बहुत ईजी था। बट हाँ, उसको साथ में फोकस में रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमने यूज़ किया है निकॉन का Z6 कैमरा विद 85mm लेंस, जो मैंने क्लोजअप्स लेने के लिए या बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी शॉट्स लेने के लिए यूज़ किया है। इसके साथ हमने स्टेबलाइज करने के लिए गिम्बल यूज़ किया है DJI का Ronin RS2। दैट्स अ कॉम्बो मॉडल। इसके साथ में हमें मॉनिटर पे या मोबाइल पे हमें पूरी तरह व्यू भी दिखता रहता है कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके साथ हमने यूज़ किया है गोडॉक्स की 2 लाइट SL200। एक लाइट को हमने रिफ्लेक्टर के साथ यूज़ किया है और दूसरी लाइट को हमने स्ट्रिप बॉक्स के साथ यूज़ किया है, सो दैट लाइट ज़्यादा फैले नहीं इधर उधर। और इसके साथ हमने यूज़ किया है डिजिटेक की छोटी वाली LED लाइट्स। मैं आपको दिखाता हूँ, उतनी छोटी सी D520 मॉडल का नाम होता है। आप ऐसी लाइट्स तो ज़रूर ले सकते हो अगर आपके पास बड़ी लाइट्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। अमेज़ॉन में आपको 3000 से 4000 के पीछे मिल जाएगी एक लाइट, एंड इसकी एक बैटरी करीब 1 से 2 घंटे तक काम दे जाती है। इससे भी आप प्रॉपरली वो की लाइट और जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिम लाइट के, आप सब इससे बना सकते हो। 2-3 लाइट्स ले लो, मोर देन इनफ होंगी। इसके साथ हमने यूज़ किया है DMX RGB लाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए, कलर्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, जो आप देख रहे हो ब्लू और रेड कलर की। और एनवायरनमेंट में लाइट को मिक्स करने के लिए हमने फॉग मशीन यूज़ किया है, जो थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट दे रही थी। इन सब इक्विपमेंट्स के मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। और अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन पे, जो है ऑडियो। मैंने देखा है कि इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऑडियो अगर आपका अच्छा नहीं है तो वीडियो अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। You pushed your limits today, you will push them again. It's awakening, it's attainment, because it's the power of your body and mind together. And now, you are the universe. तो देखा आपने इस पूरे सीन में ऑडियो का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, और इसके साथ ही जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था वहाँ पे भी वहाँ की एनर्जी दिखाने के लिए, वाइब दिखाने के लिए मैंने साउंड्स का यूज़ किया है। तो जिम के इक्विपमेंट्स के जो साउंड होते हैं ना दोस्तों, वो भी मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। तो कुछ तो साउंड्स कैमरा ने पिक कर लिए थे, और जो साउंड्स अच्छे से नहीं आ रहे थे, जैसे कि मैंने बोला क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया एनवाटो को, जहाँ पे हर टाइप के साउंड्स मेरे को अवेलेबल थे। मैंने वहाँ पे जाके सर्च किए, जो भी साउंड्स थे वो मुझे मिलते गए, और उन्हें डाउनलोड करके मैंने अपने टाइमलाइन में डाल दिए। अगर आपके पास एनवाटो का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स गुड अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई वीडियो कर रहे हो तो आपके पास ऐसा सब्सक्रिप्शन हो तो आपको थोड़ा इजी रहता है, बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारे साउंड आपको मिल जाते हैं। इसके साथ ही वॉइस ओवर डब था, क्योंकि हमारे पास बजट का क्रंच था एंड कोई हम अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हमारे पास ढूंढने का टाइम भी कम था,
तो वो वॉइस ओवर मैंने ही कर दिया, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो बहुत अच्छे से वॉइस ओवर अच्छे से आया नहीं था। तो जिसके लिए मुझे हेल्प की मेरे टीम मेंबर रवि ने। रवि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है म्यूज़िक्स में, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करने में, जिन्होंने साउंड का थोड़ा पिच चेंज करके, थोड़ा सा लेवलिंग करके उसको बहुत अच्छा सुनने में बना दिया। पर अगर आपके पास टीम में ये लोग नहीं है और आप ये खुद करना चाहते हो, तो आपको प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे अच्छे ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आप ऑडियो की डकिंग कर सकते हो, सो दैट बहुत अच्छे से आपके व्यूअर्स को सुन सकें। तो ये था अबाउट कि कैसे एक सिनेमैटिक वीडियो को बनाएं, और इसके साथ ही आप सब लोगों के लिए एक बोनस टिप। तो दोस्तों, जो भी आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियो स्लो मोशन में शूट करो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ स्लो मोशन में शूट करते हैं एंड बहुत ही स्लो वीडियो को डालते हैं। तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं ना जहाँ पे आपको एनर्जी दिखानी है, जहाँ पे वाइब दिखानी है, तो नेचुरल मोशन में शूट करना उतना ही ज़रूरी है। आप बहुत सारे कैमरा मूवमेंट का यूज़ करो, कैमरा को इक्विपमेंट के साथ, एक्शन के साथ हिलाओ, सो दैट एनर्जी आ सके, एंड जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे स्लो मोशन डालो भी, सो दैट आप अपने पूरे मूवमेंट को एग्जैजरेट कर सको। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कब स्लो मोशन शॉट यूज़ करें, कब वाइड शॉट यूज़ करें, कब क्लोजअप शॉट यूज़ करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में आपको बता सकूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पिछले 5 साल में जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है कि मैं कोई ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हो, उसमें क्या देखना चाहते हो, ये भी आप मुझे ज़रूर बताओ। थैंक यू।